चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, रुकिए थोड़ा, क्योंकि आप एसआईपी के जरिए जमा पैसे को एसडब्ल्यूपी में बदल सकते हैं। एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से धीरे धीरे पैसा निकाल सकते हैं और इससे आपकी रेगुलर आय बनी रहेगी और साथ में निवेश के बचे हुए जो हिस्से हैं उस पे कंपाउंडिंग का आपको फायदा भी मिलता रहेगा। अब आपको ये करना कैसे है, यही जानेंगे हम आज के हमारे शो में। इस शो में हमारे साथ है वॉइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रस्तगी और साथ ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस वक्त हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। तो सबसे पहले हेमंत सर जरा समझाइए कि अगर मान लीजिए किसी का एसआईपी का कॉर्पस अब अच्छा खासा, एसआईपी के जरिए जो उसने निवेश किया उसका कॉर्पस अच्छा खासा रिटायरमेंट का बन गया है, तो अब आगे एसडब्ल्यूपी के लिए उसको क्या करना होगा? जसप्रीता, आपने जैसा बिल्कुल सही कहा। मेरे हिसाब से ये जो सफर है ना एसआईपी से एसडब्ल्यूपी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी लाइफ के जो फाइनेंशियल लाइफ है उसके दोनों इंपॉर्टेंट जो फेज हैं उसको कवर करता है। सबसे पहले जब हम एसआईपी की बात करते हैं तो वो हमारा होता है एक्यूमुलेशन फेज, और एसडब्ल्यूपी की जो हम बात कर रहे हैं वो होता है हमारा डिस्बर्सल स्टेज, यानी वो स्टेज हमारी लाइफ की, जैसे आपने रिटायरमेंट की बात की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा सबका सपना होता है कि हम इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट करें कि रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी पोस्ट रिटायर्ड लाइफ, जो ड्रीम रिटायरमेंट हो, वो हम कर सके। तो आई थिंक ये जो फेज है उसमें ये एसडब्ल्यूपी का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के समय में सबसे बड़ा जो चैलेंज है निवेशकों के लिए, वेल्थ क्रिएशन तो है ही, साथ में इनकम जनरेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक तरफ तो आपके पास है वो ट्रेडिशनल ऑप्शंस, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, जहां पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन वहां पे आपकी जो रिटर्न है वो कम है। टैक्सेशन आपका काफी बड़ा रिटर्न का हिस्सा उसमें से ले जाते हैं। तो ये एसडब्ल्यूपी जो है ये क्या करता है कि जहां पे आपने म्यूचुअल फंड में जिस तरह से आपने जो एक्यूमुलेट किया कॉर्पस, उसी से आप अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसीलिए हम इसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। इसका फायदा क्या है कि एक तो मार्केट लिंक प्रोडक्ट में आप रहते हो जिसमें आपको रिटर्न बेहतर मिलता है, यानी आप पोस्ट रिटायर में भी जो आपका चैलेंज है इन्फ्लेशन को बीट करने का, वो आप में काफी मदद करता है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट में होने के बावजूद भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना पैसे की जरूरत है। ऑफकोर्स आपका जो विड्रॉल है वो एक रीजनेबल होना चाहिए, 4-5 या मैक्सिमम 6%। अगर आप ऐसा करते हो तो जो भी आपने मेहनत एसआईपी से पैसा एक्यूमुलेट करने में की है उसका फल आपको रिटायरमेंट के बाद एसडब्ल्यूपी देगा। रिटर्न टैक्स एफिशिएंट होंगे, उसके बाद आपका रिटर्न बेहतर होता रहेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितना पैसा आपको चाहिए जब चाहिए उस हिसाब से आप उसको कर सकते हो। तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एसआईपी वहां पे खत्म होती है मे बी, लेकिन उसका दूसरा पहलू जो है एसडब्ल्यूपी, वो उसके बाद से शुरुआत होती है। बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस इसलिए भी है क्योंकि आपके एक तरफ पैसा भी आप निकालते रहते हो और दूसरी तरफ बचे हुए पैसे का कंपाउंडिंग का जो मजा है वो भी आपको मिलता रहता है आपके पोर्टफोलियो में। अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी पराशर जी, कि आप जरा स्टेप बाय स्टेप बताइए दर्शकों को कि कैसे एक एसआईपी जो आपकी चल रही है उस कॉर्पस को आप एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। देखिए, सबसे पहले आपने, जब आपकी इनकम आ रही थी बहुत अच्छी, तो आपने एसआईपी करी, रेगुलर इनकम कुछ कुछ जोड़ते गए, और एक जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचे तो एक बड़ा कॉर्पस आपने जनरेट कर लिया। अब करना क्या है, जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचे तब आपको ऐसा डिसाइड नहीं करना है कि मुझे अगले महीने से रेगुलर इनकम आने लग जाए। तो आपको 1-2 साल पहले से ही अपनी रणनीति तैयार करनी है। उसके लिए क्या करना है, जो भी कॉर्पस आपने जनरेट किया है उससे आप सिस्टमैटिकली विड्रॉल शुरू कर दीजिए। जैसा हेमंत जी बता रहे थे, 4 या 5% आप विड्रॉ शुरू कर दीजिए। और इसको करना क्या है, ये पैसा आपका जुड़ जाएगा। अगले जब आप रिटायर होंगे तो 2 साल के लिए आपके पास कैश पैसा पड़ा होगा कि आप अपने महीने का खर्च उससे चला सकते हैं। अब जो 3 से 5 साल का खर्च है उसको क्या करना है, वो पैसा आपने डाल देना है। मान लीजिए आपको 2-3 करोड़ रुपए मिला, जो भी आपने जोड़ा, उसके लिए आपने 1 लाख रुपए आपका महीने का खर्च है, तो 24 लाख रुपए तो आपका लिक्विड पड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड में या सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, जिससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आपको अपने महीने का खर्च आराम से मिल रहा है। अब 3 से 5 लाख का जो पैसा है, मान लीजिए 2 करोड़ में से 33% करीब 66 लाख रुपए आप रख दीजिए इस बकेट में, जहां पे आपको रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाए। मान लीजिए
आपको रेगुलर इनकम चाहिए 1 लाख 1.5 लाख, तो करना क्या है, आपने कुछ ऐसे फंड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं जो रिटायरीज के लिए बनाए गए हैं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग प्लान या म्यूचुअल फंड के ही हाइब्रिड ऑप्शंस जहां पे रिस्क थोड़ा कम है, जैसे मल्टी एसेट फंड्स जिसकी हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, जहां पे रिस्क थोड़ा सा कम है, तो वहां से आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन 2-3 साल में ये पैसा एक बड़ा कॉर्पस बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग चल रही है और अभी आपने यहाँ से पैसा विड्रॉ करना शुरू नहीं किया। तीसरा जो पैसा बचता है वो पैसा आपने रखना है ग्रोथ फंड्स में, इक्विटी फंड्स में, ताकि जब महंगाई आपका खर्च पूरा ना कर पा रही हो, 1 लाख से आपका खर्च नहीं चल रहा है, तो ये पैसा डबल हो चुका होगा 5-6 साल में, तो ये बकेट्स जो तीनों हैं इसमें पैसा ट्रांसफर होता जाएगा। जो ग्रोथ वाला पैसा है जो डबल हो गया है वो बीच वाले में आ जाएगा जिसमें रेगुलर इनकम का पैसा है, और जो कैश खत्म हो गया 2 साल बाद, वो पैसा आप रेगुलर इनकम वाले बकेट से शिफ्ट कर सकते हैं। तो जीवन भर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, क्योंकि आपने 2 साल का पैसा पहले ही रखा हुआ है। अब बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए आपको चिंता की बात नहीं है। और जो बाकी के 2 बकेट्स है उसमें पैसा कंपाउंडिंग हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ताकि जब महंगाई आएगी तो आप उसको भी बीट कर पा रहे हैं, और आपका आने वाले 20, 25, 30 साल का जो जीवन है रेगुलर इनकम आपको मिल रही है और पैसा भी कंपाउंड हो रहा है। ये भी हो सकता है कि 2 करोड़ रुपया आपने शुरुआत में निवेश किया था, 20 साल बाद हो सकता है वो 4-5 करोड़ हो जाए, क्योंकि आपने ग्रोथ ऑप्शन में भी पैसा लगाया हुआ है। तो बस करना क्या है, रिटायरमेंट से 2 साल पहले आपको तैयारी शुरू कर देनी है, पैसा सिस्टमैटिकली विड्रॉ करना शुरू कर देना है, लिक्विड फंड में रखना है, और बाकी का पैसा जब आप रिटायर होते हैं उसको आपने रेगुलर इनकम बकेट में डालना है और कुछ ग्रोथ बकेट में डालना है, ताकि वो पैसा अपने समय समय पर ग्रो होता रहे। बिल्कुल। और हेमंत सर, मुझे एक बात बताइए, कौन कौन से वो फंड्स हैं जो आपको बहुत ही फेवरेबल लगते हैं? अगर किसी को एसआईपी से एक स्ट्रैटेजी के तहत एसडब्ल्यूपी करना है तो कहाँ पैसे लगाए, और क्या इस पर टैक्सेशन भी किस तरीके का होता है इन पर? जिसमें आई थिंक दोनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन और किस तरह के फंड हो। पर उससे पहले हम आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक को जानने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी जो एक्यूमुलेशन स्टेज है, यानी वो स्टेज जहां पे आपको पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए जमा करना है, वहां पे जो फंड सिलेक्शन है और एसडब्ल्यूपी के लिए जो फंड सिलेक्शन है वो काफी फर्क हो सकती है। जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो, आपका पर्पस क्या है? आप ऐसी एसेट क्लास में डालते हो जैसे इक्विटी में, प्राइमरीली आपकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होती है, क्योंकि आपके पास लंबा समय है, आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कम होता है क्योंकि आप एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो कर रहे हो। तो वो जो पैसा आप मदद करता है आपको बड़ा एक कॉर्पस एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि इक्विटी एकमात्र एक ऐसी एसेट क्लास है, ऑफ कोर्स ऐसे फेजेस होंगे जब गोल्ड सिल्वर आपको अच्छा रिटर्न देंगे, बट अमूमन जो है लॉन्ग टर्म में इक्विटी आपको अच्छा रिटर्न देती है, तो वहां पे आपका फोकस होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप एसडब्ल्यूपी की स्टेज में आते हैं, यानी पोस्ट रिटायरमेंट की स्टेज में जब आते हैं, तब आपको 2 चीजें चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था। एक ये कि आपका पैसा भी ग्रो होता है और साथ में आपको रेगुलर इनकम मिले, वो टैक्स एफिशिएंट तरीके से मिले। तो मेरा ये मानना है कि जैसे हम अभी विश्वजीत ने भी कहा कि रिटायरमेंट से 1 या 2 साल पहले अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना शुरू कीजिए। वहां पे मुझे लगता है कि इक्विटी जरूरी है, लेकिन इक्विटी का पार्टिसिपेशन दूसरे तरीके से होगा। तो 2-3 कैटेगरीज हैं। इक्विटी सेविंग, जहां पे इक्विटी का एक्सपोजर 25 से 30% रहेगा, 20-25% में भी अराउंड। फिर बैलेंस एडवांटेज, जहां पे करीब 35 से 40% रहता है अमूमन। और फिर एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड जो है, जिनमें करीब 60 या 65% रहेगा। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या करेंगे आप कि जब आपको विड्रॉ करना शुरू करना होगा, तब आप इक्विटी सेविंग से शुरुआत कर सकते हो, फिर बैलेंस एडवांटेज से, और फिर जो इक्विटी जो हाइब्रिड जो फंड हमने कहा उससे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 3 कैटेगरीज है मेरे हिसाब से। ये इनमें टैक्सेशन, जैसा आपने पूछा मुझे, इक्विटी का टैक्सेशन है, यानी 1 साल के बाद, हमने कहा 1 या 2 साल पहले रिटायरमेंट से आप यहाँ पे पैसा रीअलोकेट करना शुरू कर दीजिए। जब समय आएगा पैसा निकालने का, तब तक ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया होगा, जहां पे सिर्फ आपको 12.5% टैक्स देना है लॉन्ग टर्म पे, और वहां पे भी आप देखेंगे कि 1,25,000 तक आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो आप देखेंगे या तो टैक्स आपका बहुत कम होगा या फिर नहीं भी होगा, शायद डिपेंडिंग ऑन आप कितना पैसा निकालते हो। तो मुझे लगता है ये 3 कैटेगरी का कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल सही है। फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है चेंज करने की, एसेट एलोकेशन की, आपके पास एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनता है, और इक्विटी का टैक्सेशन। बिल्कुल, तो इतना सारा बेनिफिट और ये एक बेहतरीन फॉर्मूला है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। चलिए, अब शो में आज लेते हैं कुछ कॉलर्स के कॉल भी, उन्हें करते हैं शामिल। हमारे साथ पहले कॉलर आशीष इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, पूछिए, क्या सवाल है आपका?
नमस्कार मैडम, मैं एसबीआई के जो मेरे पास म्यूचुअल फंड है, मैं उनमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ एसआईपी के जरिए, और हर एक फंड में लगभग 1,000 का मेरा अमाउंट है, और थोड़ा मिक्स पोर्टफोलियो है मेरा। लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, कुछ फोकस भी है, स्पेशल भी है। तो मुझे ये जानना था कि मेरे फोलियो में मुझे कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है क्या, क्योंकि थोड़ा सा आशंका लग रही है मुझे कि रिटर्न्स बढ़िया नहीं आ रहे वैसे मुझे चाहिए वैसे। आपका पोर्टफोलियो मिक्स नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड है। बस एक ही एएमसी में आपने पूरा का पूरा निवेश कर रखा है। पराशर जी, इनकी हेल्प कीजिए। जो मैंने कहा क्या वो सही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने स्मिता जी। और आशीष जी, एसबीआई हमारे देश की नंबर 1 एएमसी है, बहुत पुरानी एएमसी है, बहुत अच्छी एएमसी है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बट फिर भी हम अक्सर ये राय देते हैं कि आपको थोड़ा सा पैसा अपना डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए डिफरेंट एएमसी में। मतलब एक एएमसी में 15 से 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5-6 एएमसी अगर आपके पास डिफरेंट फंड्स है तो आपका यहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। मान लीजिए कभी एक एएमसी ने बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं दी है, लेकिन बाकी 4 एएमसी के साथ आपको अच्छी रिटर्न्स मिल जाए तो बैलेंस हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एसबीआई में कोई खराबी है। एसबीआई बहुत अच्छी एएमसी है और बहुत अच्छे फंड्स भी हैं, इनके काफी पॉपुलर भी हैं। तो बस करना क्या है, थोड़े से 2-3 फंड्स आपको किसी डिफरेंट एएमसीज में डालने तो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। तो बेटर क्या है, एसबीआई का जो फ्लेक्सी कैप फंड है इसको आप एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच कर दीजिए। तो एचडीएफसी का भी नाम उतना ही अच्छा है, आपने सुना भी होगा। और एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है इसको या तो आप निपॉन या फिर बंधन के स्मॉल कैप फंड में स्विच कर दीजिए। तो 2 फंड यहाँ पे स्विच हो गए। और एक एसबीआई का मिड कैप है तो इसको या तो आप निपॉन के मिड कैप में कर दीजिए या फिर एचडीएफसी के ही मिड कैप फंड में कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा आप बदलाव करें डिफरेंट एएमसीज में तो आपको एक एएमसी वाइज डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा और वो हो सकता है बेहतरीन रिटर्न भी दे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि एसबीआई के फंड्स में रिटर्न अच्छे नहीं है, बट हो सकता है कि किसी की कोई चीज अच्छी होती है। जैसे आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो कहीं कहीं आपको रसगुल्ला अच्छा होता है, कहीं आपका खाना अच्छा होता है। तो ये डिफरेंट एएमसी से आप बेस्ट चीजें उठा लेते हैं ताकि आपको एक अच्छी थाली मिल पाए। और जैसे कि आपने फंड्स लगा रखे 6,000 रुपए के आप एसआईपी कर रहे हैं, 12% का सीएजीआर लेके चले तो 15 वर्ष में ये 28 लाख रुपए होते हैं। तो मेरी सबसे पहली सलाह तो ये है कि आप कोशिश करें अपनी जो एसआईपी है इसमें स्टेप अप करें एटलीस्ट 10% का, क्योंकि अभी ज्यादा अमाउंट नहीं है। तो आगे 15 वर्ष में ये करीब 50 लाख के करीब बन जाएगा। तो आप इस तरीके से सोचें, बड़ा सोचें, कोशिश करें अपनी एसआईपी को और बढ़ाएं, या कोई लमसम या बोनस मिलता है वो भी इसमें ऐड ऑन करें, तब जाके एक बड़ी राशि आप जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि 15 वर्ष का एक अच्छा टाइम होराइजन है, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिलेगा। तो थोड़ा सा ये बदलाव करें और स्टेप अप करें, मेरे हिसाब से काफी अच्छा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। बिल्कुल, इनका पोर्टफोलियो देखते मुझे लगा कि कहीं एसबीआई में काम तो नहीं करते जिस तरीके से इनका एसबीआई प्रेम दिखा इनके पूरे पोर्टफोलियो में, हर एक एलोकेशन इन्होंने एसबीआई में कर रखा था। खैर, हमारे साथ एक और कॉलर तो नहीं है, एक मेल के जरिए हेमंत जी सवाल आया है हमारे पास सजीवंत का। इनकी उम्र 61 साल है और एनपीएस टियर 1 में इनका फिलहाल जो अकाउंट है वो ये है। कॉर्पस 5 लाख से ज्यादा का इनका बन चुका है और अगले 2 से 3 महीने एनपीएस से एग्जिट का ये प्लान भी बना रहे हैं, ये निकलना चाहते हैं इससे। 20% जो अतिरिक्त लमसम है उस पर सीधा टीडीएस कटेगा क्या? ये इनका बड़ा अच्छा सा एक सवाल है जिसमें 10%, 20%, 30% स्लैब के हिसाब से टीडीएस कटेगा। इन्होंने बेसिकली ये पूछना चाहा है आपसे, इनकी मदद कीजिए, बताइए कि क्या होगा इनके इस एनपीएस अमाउंट के साथ। जी स्मिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये जो बदलाव हुआ है बहुत ही रिसेंट हुआ है। तो क्या था कि पहले एनपीएस में पहले आप 60% पैसा विड्रॉ कर सकते थे रिटायरमेंट के बाद और 40% में आपको कंपल्सरी जो है एन्युटी लेनी पड़ती थी। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा फीचर था, कहीं ना कहीं पीएफआरडीए को भी लगा कि ये इसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि आई थिंक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके कारण शायद एनपीएस में उतना पैसा नहीं आ रहा था नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जितना आना चाहिए, वो ये एक उसका बड़ा कारण था। तो उसको अभी ठीक किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि आप 80% तक पैसा अभी आप लमसम निकाल सकते हो, 20% के ऊपर आपको एन्युटी लेनी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो टैक्सेशन है वो सीबीडीटी डिसाइड करती है। तो जो अभी तक जो रूल है उसमें 60% का जो लमसम आप निकालते थे पहले वो टैक्स फ्री था और जो 40% था वो भी टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि आप उस पर आप एन्युटी लेते थे, लेकिन जो एन्युटी आप ले रहे थे उस पर आपको टैक्स देना पड़ता था। अब सीबीडीटी ने अभी तक, पीएफआरडी के रूल चेंज हो गए, सीबीडीटी ने अभी तक उसके ऊपर सर्कुलर नहीं निकाला है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो 20% है एडिशनल, ये इस पे टैक्स लगेगा। अब इशू ये है कि टैक्स लगेगा कैसे। मेरे हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें टीडीएस कटेगा,
क्योंकि जब तक सीबीडीटी का सर्कुलर उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं लेके आता है, क्योंकि ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि कौन इन्वेस्टर किस टैक्स स्लैब में होगा। तो टीडीएस मेरे हिसाब से 10% होगा, और उसके बाद अगर आपको ज्यादा पे करना है तो फिर आपको अपने रिटर्न फाइल करने के समय पे उसको पे करना होगा। ऑफकोर्स जब सर्कुलर आएगा उस पर क्लैरिटी आएगी। उस मेरे हिसाब से जब 80% का जो विड्रॉल उन्होंने अलाउ किया है तो उसका इंटेंट वही है कि वो उसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। उम्मीद थी कि शायद बजट में फाइनेंस मिनिस्टर कुछ उसके ऊपर कहें, वो नहीं हुआ। अभी उम्मीद यह है कि सीबीडीटी इसको सर्कुलर इशू करके क्लैरिफाई करें। जब तक नहीं है तो फिर ऐसे एक और तरीका हो सकता है, अगर आप बहुत श्योर नहीं है कि इसके बारे में इसको कैसे टैकल करना है, तो जो 20% पैसा जो है वो आप लमसम ना करके, आप उसके बाद दो तरीके हैं, या तो आप यूनिट रिडम्पशन कर सकते हो सिस्टमैटिकली, या फिर लमसम रिडम्पशन कर सकते हो, जो हमने बात की एसडब्ल्यूपी की। तो वो भी एक तरीका है एज एन इन्वेस्टर, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो कुल मिलाकर आपके 20% निकासी पर एक मुश्त जो है वो टैक्सेबल है फिलहाल, जो कि आपको बताया हेमंत जी ने। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम मनी गुरु शो में कॉलर्स को भी कर रहे हैं शामिल, या मेल के जरिए जिन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है उनके सवाल भी हम कर रहे हैं शो में शामिल, और उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ हेमंत रुस्तगी और साथ ही विश्वजीत पराशर लगातार बने हुए हैं। पराशर जी, अब आपके पास आती हूँ। एक सवाल आयुष जैन का जो हमारे पास मेल के जरिए आया, 41 साल इनकी उम्र है और मौजूदा इन्होंने 22,000 की SIP अब तक कर रखी है। 20 साल आगे तक निवेश करने का इनका टारगेट है। अगर इनका मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाऊं तो अच्छा खासा इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई कर रखा है। SBI का इंडेक्स फंड इनके पास है, ICICI प्रो बैलेंस एडवांटेज फंड इनके पास है, HDFC का स्मॉल है, HSBC का स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल का FOF भी इनके पास है, मिराय लार्ज एंड मिड कैप दोनों है, क्वांट का स्मॉल कैप है, बंधन स्मॉल कैप है। एलोकेशन भी आपके सामने है। क्या सलाह रहेगी, कौन से फंड से निकले, कौन से फंड में बने रहेंगे? बिल्कुल अस्मिता जी, इनका पोर्टफोलियो देखें तो करीब करीब 4 स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो मेरे ख्याल से एलोकेशन भी स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा है, तो उसको मेरे को इतना बैलेंस करना चाहिए और डाइवर्सिफाई करना चाहिए दूसरी मार्केट कैप्स में। तो अगर हम देखें, इनका SBI इंडेक्स फंड है, इसकी मैं सलाह दूंगा कि एक SBI के ही लार्ज कैप फंड में चले जाएं, जहां पे एक्टिव फंड मैनेजर मैनेज करेगा और अच्छे रिटर्न्स मिलने के पोटेंशियल बढ़ जाते हैं। वहीं पर 3 स्मॉल कैप फंड्स को ये बंद कर सकते हैं, HDFC स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। करीब करीब 5-5.5 हजार रुपए ये SIP कर रहे हैं इन तीनों फंड्स में। तो ये शिफ्ट स्विच कर
HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हैं, जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप चुनने का, और वहां पे एक रिस्क प्रोफाइल से देखें तो वो भी काफी कम रहेगा। और बंधन स्मॉल कैप में ये बने रहे, 5,500 रुपए के वहां पे निवेश करें तो स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी पर्याप्त है इस फंड के हिसाब से, तो और स्मॉल कैप की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं इनको सलाह दूंगा कि जो फंड्स ये चूज कर रहे हैं, कोशिश करें कि ये एक्टिव फंड्स चूज करें मिड कैप और स्मॉल कैप में। आपके पास मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वो बहुत अच्छा है, तो अब तीनों में ही एलोकेशन बढ़ गया है। अगर ये कहीं और नया फंड लेना चाहते हैं तो एक फंड जो ऐड कर सकते हैं वो वैल्यू स्टाइल है, जिसमें कि ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू स्टाइल या फिर SBI का कॉन्ट्रा फंड ये चुन सकते हैं। 22,000 की SIP कर रहे हैं और 20 वर्ष का पीरियड है, तो काफी अच्छा टाइम होराइजन है। अगर हम 12% का CAGR लेके चले तो करीब करीब 2 करोड़ रुपए यहाँ बनते नजर आ रहे हैं। और वहीं मेरी इनको सलाह रहेगी कि अगर 10% का स्टेप अप कर दें तो 20 वर्ष में यही कॉर्पस जो है 4 करोड़ का बन जाएगा, तो बहुत अच्छा कॉर्पस बन सकता है। और ऐसा ना समझे कि सारा पैसा स्मॉल कैप में डालेंगे तो ज्यादा अच्छे रिटर्न आएंगे। कोशिश करें अपने पोर्टफोलियो को नियंत्रित रखें, बैलेंस रखें, ताकि रिस्क के हिसाब से भी वो अच्छा रहे और रिटर्न्स का पोटेंशियल इक्विटी में जैसे हम निवेश करते हैं तो अपने आप ही ज्यादा होता है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सारा पैसा स्मॉल कैप में डालना है या फिर मिड कैप में डालना है। बिल्कुल, तो इन्होंने जिस तरीके से अपने पूरे पोर्टफोलियो में फंड को मिक्स कर रखा था, ऐसा लगा किसी AI एडवाइजर से सलाह ली होगी इन्होंने। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं नीलेश। नीलेश, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा सवाल मैम, मेरे 3,000 रुपए की SIP है 5 फंड में, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया ग्रुप मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, HDFC डिफेंस फंड और मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। मैम मेरा टारगेट है 50 लाख का अगले 10 साल में। मैं इन 500 में 15,000 रुपए करता हूँ टोटल। बिल्कुल, हेमंत जी तो आपको सलाह देंगे ही, लेकिन एक सलाह जो मेरी तरफ से आपको रहेगी कि 10 साल में आपने सिर्फ 50 लाख क्यों सोचा? मुझे लगता है कि आपको इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। नीलेश जी। मैम मैंने कैलकुलेटर का यूज किया था तो उसमें 40 लाख के आसपास आ रहा था मंथली, ईयरली 12% ग्रोथ से, तो मुझे लगा इसमें हो सकता है 50 लाख और टारगेट लेके चलूं, थोड़ा ज्यादा ग्रोथ मिल जाए तो। चलिए, अब हम ह्यूमन कैलकुलेटर से पूछते हैं। हेमंत जी समझाइए इनको कि इनको करना क्या चाहिए। जी स्मिता, बिल्कुल अतीत, ऑब्वियसली इक्विटी में जितना लंबा समय आप देंगे उतना आपको फायदा है, पर क्योंकि इनका टाइम होराइजन 10 साल है, टारगेट इनका करीब 50 लाख है, तो मेरे हिसाब से इनको करीब 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी हर महीने। तो अभी जो 15,000 की कर रहे हो उसको आपको हर फंड में 5,000 करना चाहिए, तब जाके आप अपने टारगेट में से ज्यादा ले पाओगे। हमने यहाँ पे सिर्फ 12% का रिटर्न मान के चले हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 10 साल के बाद आपको इससे बेहतर रिटर्न मिले, लेकिन हमेशा अच्छा रहता है कि आप थोड़ा कंजर्वेटिवली अगर एस्टिमेट करके चले, तो उससे फायदा ये होगा कि अगर जो कॉर्पस बनेगा वो आपके पास ही आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि इसको थोड़ी SIP आप बढ़ा दीजिए। आपके जो 5 फंड हैं उनमें 3 फंड काफी अच्छे हैं, उनमें आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जो बाकी 2 फंड हैं, डिफेंस फंड और मेरा एसेट लार्ज एंड मिड, मुझे लगता है उसमें आप बदलाव कीजिए, क्योंकि जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हो तो सेक्टर फंड को मॉनिटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बदले में अगर आप 2 फंड है, कोटक मल्टी कैप फंड और ICICI का लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये अगर 2 फंड रखें तो मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिटर्न भी थोड़ा बेटर हो सकता है ओवर लॉन्गर पीरियड। तो SIP बढ़ाइए, और ये 2 चेंजेस हैं, अगर आप चाहें तो बदलाव करें, तो मुझे लगता है आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि जो आपको महंगाई का ध्यान है वो तो रखना ही आपको पोर्टफोलियो में, क्योंकि 10 साल के बाद 50 लाख की क्या वैल्यू रहेगी, इसको भी किसी ना किसी कैलकुलेटर से जाकर आप जरूर कैलकुलेट कर ले। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, हेमंत सर, और थैंक यू सो मच पराशर जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में भी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।